नमस्कार विद्यार्थियों, हम लोग अभी बात कर रहे थे, पिछले क्लास में आपने ये देखा कि जो डायमेंशन ऑफ एथिक्स है उसका जो वेस्टर्न पैराडाइम है उसमें 4 प्रकार के नीति शास्त्र की विधाओं के बारे में हमने बात किया। यानी उसकी जो धाराएं हैं स्टडीज़ की, उसके कुछ प्रतिरूप हमने देखे जिसमें नॉर्मेटिव एथिक्स सबसे पहला हम लोगों ने देखा था। नॉर्मेटिव एथिक्स में हमने 2 पहलू देखे जिस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। एक तो ये है कि जो डिओंटोलॉजिकल एथिक्स है, दूसरा है टेलियोलॉजिकल एथिक्स, यानी एक कर्तव्यवादी नीति शास्त्र तो दूसरा साध्यवादी या प्रयोजनवादी नीति शास्त्र है। दूसरा पहलू जो वेस्टर्न पैराडाइम में हमने देखा वो था बेसिकली कि मेटा एथिक्स क्या है, क्या उसका इम्पैक्ट होता है। तीसरी बात हमने डिस्क्रिप्टिव एथिक्स के लिए की और चौथा हमने अप्लाइड एथिक्स के लिए देखा। अप्लाइड एथिक्स के बहुत सारे मुद्दे हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे यूथनेसिया है ना, अबॉर्शन और बहुत सारी चीज़ें, इन्वायरमेंटल एथिक्स है ना, बहुत ही ज़्यादा उसमें मुद्दे हैं। वो एक एक करके 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इसके भारतीय जो परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, जो इंडियन पैराडाइम है खास करके इसमें 3 बातें हम लोग देखते हैं। एक तो वर्ण धर्म, वर्ण धर्म, वर्ण धर्म, ठीक है। दूसरा जो है सामान्य धर्म, सामान्य, ठीक है, सामान्य धर्म, ठीक है। और तीसरा है आश्रम धर्म, यानी आश्रम धर्म। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो धर्म शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है ना, धर्म, इसका अर्थ कोई रिलीजियस कंडक्ट नहीं है ना। इसका कहीं से भी आप इसका रिलीजन से कोई संबंध ना देखें। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जो यहाँ पे धर्म शब्द का प्रयोग किया जा रहा है इसका मतलब है राइटियसनेस, राइटियसनेस या कर्तव्य धर्म, कर्तव्य धर्म की हम लोग बात करते हैं, है ना। धर्म जो है, वैसे जो रिलीजन के सेंस में हम लोग देखते हैं, वह आंतरिक अनुभूति का विषय है, वह एक विश्वास व आस्था का विषय है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म को कर्म से देखा गया है, कर्म के सिद्धांत से जोड़कर इसको देखा गया है। ह्यूमन एक्शन और राइट ह्यूमन एक्शन, राइट कंडक्ट, सही कर्म के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। ठीक है, तो ये 3 तरह के प्रतिरूप हमें देखने को मिलते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में। एक एक करके आते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग, और उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, जो सबसे पहला है ना, वर्ण धर्म। ठीक है, इसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 3 तरह के है ना माने गए। ऐसा माना गया है कि किसी भी मनुष्य में 3 प्रकार के एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं या गुण या सद्गुण पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो है सत्वा, है ना, सतगुण। ठीक है, दूसरा है राजसिक, है ना, गुण। तो राजसिक गुण या रजस गुण लिख सकते हैं। और तीसरा है तामसिक, तामसिक भर्चु, तमस गुण या
तामसिक गुण। ठीक है, ये 3 प्रकार के गुण यहाँ दिखाई देते हैं। ठीक, एग्जैक्टली इसका जो संबंध है, सतगुण का संबंध जो है प्योरिटी से, इंटरनल प्योरिटी से इसका लेना देना है। ठीक है, या शुद्धता। ठीक है, और नैतिकता के लिए इसे बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक कर्म के रूप में माना गया है ना। इसे एक महत्वपूर्ण कर्म के रूप में माना गया है, प्योरिटी। ठीक है, शुद्धता। और एग्जैक्टली शायद आपको ये दिख नहीं रहा है, तो इसको मैं एक बार इरेज करके फिर से लिख देता हूँ, है ना। किसी दूसरे कलर से लिख देता हूँ, शायद हमें लग रहा है ऐसा कि विजिबल नहीं होगा, है ना। इसका संबंध किससे है? प्योरिटी से। शुद्धता की बात इसमें की गई है। अभी आपको जरूर विजिबल हो रहा होगा शुद्धता। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि भाई आंतरिक शुद्धता के आधार पर कोई अगर कार्य किया जाता है तो वो बड़ा नैतिक होता है, बेहतर होता है। जैसे सत्य बोलना, अस्तेय पर चलना, अहिंसा पर चलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, जो आंतरिक शुद्धता पर आधारित है। ऐसे कर्म जो इंटरनल प्यूरिफिकेशन से हैं प्रेरित होकर संपादित किए गए। ठीक है, यहाँ पर ये सीखने लायक है, ये ध्यान देने लायक है कि ये जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसमें कई बातें ऐसी की गई हैं जो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, और प्लेटो के द्वारा बेसिकली इसी तरह की बात की गई है। और जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने हमें ये बात बताई कि जो भारतीय दर्शन है और जो पाश्चात्य दर्शन है उसमें कहीं ना कहीं एक तरह का सम्मिलन देखने को मिलता है, एक दूसरे से नज़दीकी वहाँ पर देखने को मिलती है। और उन्होंने इसी प्रकृति को 3 आधारों पर देख करके बताया, और उसमें जो सबसे पहला है उसको उन्होंने कहा, प्लेटो ने ये क्या कहा है, एक तो है कॉग्निशन, कोनेशन और अफेक्शन। ठीक है, ये जो कॉग्निशन है इसका संबंध किससे है? सतगुण से। कोनेशन का संबंध जो है राजसिक गुण से, और तामसिक गुण से जो है अफेक्शन का संबंध है। तो प्लेटो ने ये हमें समझाया है कि जो है कॉग्निशन का मतलब इंटरनल प्योरिटी, इसके द्वारा किया गया कर्म नैतिक होता है। हमारे यहाँ भी इसी तरह की बातें की गई हैं। एक्चुअल में गीता के भी दर्शन में माना गया है कि जो मानव है, मनुष्य, उसमें 3 तरह के उसमें गुण देखने को मिलते हैं, और उस तीनों में से किसी एक का प्रभाव अधिक होता है। ठीक है, ये बताया गया है। और उस एक में जैसे अगर सतगुण या कॉग्निशन का प्रभाव अधिक होगा तो ऐसा व्यक्ति एथिकल होगा, उसका आचरण नैतिक हो जाएगा। ये जो राजसिक गुण है इसका जो संबंध है एनर्जी से है। ठीक है, एनर्जी, ऊर्जा। तो जैसे भारतीय दर्शन में सतगुण का प्रयोग करने वाले को ब्राह्मण कहा गया। ये ध्यान रखिएगा, ये सब जो धीरे धीरे एंसेस्ट्रल बन गया या पीढ़ी दर पीढ़ी ये चल गया, ये इसके आधार पर नहीं था। हमने पहले ही क्लैरिफाई किया था कि जो धर्म है, धर्म का संबंध यहाँ क्या है? कर्तव्य से है। तो इसलिए ये सब जो कॉन्सेप्ट है सतगुण का, ये कर्म के सिद्धांत पर आधारित है, धर्म के सिद्धांत पर आधारित
नहीं है, इसका रिलीजन जैसी चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, एनर्जी की बात की गई, जैसे क्षत्रिय, राजसिक गुण का जो प्रयोग करेंगे इन्हें क्या कहा गया, क्षत्रिय। और ऐसा ही प्लेटो ये कहता है कि जो स्पार्टा के लोग होते थे, स्पार्टा में कोनेसन की मात्रा बहुत पाई जाती थी, एनर्जी उनमें बहुत थी, इसीलिए वो बड़े बहादुर होते थे, स्पार्टा कभी हारता नहीं था। आप बहुत सारी फिल्में देखे होंगे, जैसे ट्रॉय 300 जो स्पार्टियन लोगों पर आधारित है, और उनकी बहादुरी की कहानी को उसमें दर्शाया गया है बहुत अच्छे तरीके से। और ये जो तीसरा है तामसिक गुण, इसका संबंध किससे है, पैशन से, पैशन, हाँ, या भावना। तो बिजनेस व्यापार वाले इसमें आ गए, तो इनको कहा गया वैश्य। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी अफेक्शन में भी पैशन की बात की गई, पैसे से लस्ट, है ना। इस तरह के 3 तरह की बातें यहाँ देखने को मिलती हैं। हमें एथिक्स के संदर्भ में जो सबसे इम्पोर्टेंस रखता है वो है कॉग्निशन, या सद्गुण हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, इस पर अधिक बल दिया गया है। ठीक है, यानी भारतीय दर्शन ये कहता है कि अगर मनुष्य के आचरण को नैतिक बनाना है तो उसमें तीनों गुण हैं, सद्गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, लेकिन चाहिए कि हमें सद्गुण को बढ़ाने पर बल देना चाहिए ताकि उसका आचरण व व्यवहार नैतिक हो सके, बेहतर हो सके। ठीक है, ये पॉइंट्स इसमें हमें ध्यान रखने चाहिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो दूसरा इसका पार्ट है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, नैतिकता के आयाम में, वो है वर्ण धर्म हमने देखा, आश्रम धर्म, आश्रम धर्म। तो इसमें क्या है, इसमें कोई फिलॉसफी या कोई ऐसा हिस्ट्री टाइप की चीज़ नहीं पढ़नी है हमें इसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट को जानना है कि भारत में नैतिकता का निर्धारण किस तरीके से होता है, या नैतिकता का मापन का आधार क्या होगा। ऐसी तमाम बातों को यहाँ देखा गया है, इसी पर बल दिया गया है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि भारत में अलग अलग उम्र में ना कुछ बातें कही गई हैं, कुछ मान्य जो है आचरण रखे गए हैं। ठीक है, जैसे 4 तरह के आश्रम की हम बात करते हैं। ठीक है, एक तो ब्रह्मचर्य आश्रम, जब हम ब्रह्मचारी होते हैं, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा जो है वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा है सन्यास। तो क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा है सन्यास आश्रम। ठीक है, ये क्या है, ये जीवन के अलग अलग चरणों में मान्यता प्राप्त आचरण या व्यवहार। ठीक है, मान्यता प्राप्त आचरण या व्यवहार, ये हमें देखने को मिलता है। ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है, मतलब बाल्यकाल से लेकर तरुण बनने की अवस्था तक, है ना, क्या करना चाहिए, तो ब्रह्मचारी रहना चाहिए। ब्रह्मचारी किसको कहते हैं, ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं कि वो सेक्सुअल इंडल्जेंस से दूर हो इत्यादि इत्यादि, ये सब नहीं। ब्रह्मचारी वो है जो अपने टीचर के साथ रहता है, अपने मेंटोर के साथ रहता है, और ब्रह्म की तलाश में है या नैतिक ज्ञान की तलाश में है, और अपने टीचर के साथ रहता है ना। तो यहाँ पर क्या है, शिक्षक का साथ
और नैतिक ज्ञान। ये जरूर है कि भौतिक ज्ञान भी चाहिए, जीवन जीने के लिए व्यावसायिक ज्ञान भी चाहिए, शस्त्र का भी ज्ञान चाहिए, शास्त्र का भी ज्ञान चाहिए, लेकिन इम्पोर्टेंस ये है इसका कि हमें नैतिक ज्ञान में अपना समय गुजारना चाहिए। ठीक है। और फिर ये जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, इसमें विवाह जैसी पद्धति के आधार पर कुछ मान्य, है ना, ह्यूमन एक्शन को रखा गया, जैसे काम और अर्थ, इसको मान्यता दिया गया। मतलब सेक्सुअल इंडल्जेंस में जाने का ये जगह है, और विवाह के आधार पर, है ना, अपने वंश परंपरा को आगे बढ़ाना, ऐसी मान्यताओं को यहाँ रखा गया है। अर्थ का मतलब कमाना, पैसे कमाने की भी बात है। यहाँ पर ध्यान देना है कि अर्थ का संबंध सिर्फ आर्थिक चीज़ों से नहीं है। अर्न नॉट ओनली द रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, है ना, नैतिक ज्ञान को भी कमाना। तो अर्थ का संबंध सिर्फ धन से नहीं है, ये धन नहीं है, यहाँ पे नैतिकता भी है, नैतिक ज्ञान, इसको भी कमाना है। और कमाना किस लिए है? अर्न टू रिटर्न द सोसाइटी, कमाना है और उसको समाज को लौटाना भी है, देना भी है। ठीक है। तो ये वानप्रस्थ आश्रम में ये युवावस्था के लिए, ये तरुणावस्था, ये युवावस्था, ये क्या है? तरुणावस्था, है ना। और ये कहाँ के लिए है? युवावस्था। ठीक है। वानप्रस्थ, है ना, वानप्रस्थ आश्रम, ये किस लिए है? प्रौढ़ावस्था। ठीक है। और सन्यास, ये क्या है? वृद्धावस्था। ठीक है। वानप्रस्थ आश्रम में क्या कहा गया है, क्या मान्यता यहाँ पर रखा गया है? वानप्रस्थ आश्रम में ये कहा गया है कि सेंसेस कंट्रोल, इंद्रिय निग्रह पर कार्य करना चाहिए। एक उम्र के बाद, यानी 40s में, 50s में जाने के बाद, है ना, साइट, साउंड, स्मेल, टच एंड टेस्ट, है ना, स्वाद, गंध, ये सब जो इंद्रियां हैं, हमारे सेंसेस जो हैं, इन पर कंट्रोल करने पर बल देना चाहिए। तो इंद्रिय निग्रह की विचारधारा पर इसमें बल दिया गया है। ठीक है। इंद्रियों पर नियंत्रण करने का काम यहाँ कहा गया है कि हमें अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए। ज़्यादा स्वाद के चक्कर में ना रहें, स्पर्श के चक्कर में ना रहें। शुड आई लुक गुड, शुड आई साउंड गुड, शुड आई, है ना, स्मेल गुड, ये सब चीज़ों पर नहीं होना चाहिए। और सन्यास में क्या है? मोक्ष पे चल देना चाहिए। मोक्ष की अवधारणा यहाँ पर है। मोक्ष का क्या संबंध है? मतलब जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, ठीक है, समाज कल्याण के लिए भूमिका संपादन करने हेतु हमें इस पर बल देना चाहिए। तो मोक्ष का संबंध इसी से है। ठीक है, कि हमें कुछ अल्टीमेट गोल जो है हमारे जीवन का, ऐसे अंतिम लक्ष्य हेतु कार्य करना चाहिए। एक उम्र के बाद, लेटर 50s और 60s ऑनवर्ड्स पैसे कमाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए और लगातार हमें सामाजिक हित के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है, ये कुछ मान्य कहा गया है। अब इसमें कोई भी इसका पालन नहीं करता है तो अनैतिक माना जाएगा। मान लीजिए कि अगर कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में गृहस्थ आश्रम के आचरण का अभ्यास कर रहा है तो अच्छा नहीं माना जाएगा, अनैतिक माना जाएगा। अगर कोई वानप्रस्थ आश्रम में गृहस्थ आश्रम का अभ्यास कर रहा है तो अच्छा नहीं माना जाएगा। सन्यास आश्रम में कोई वानप्रस्थ का अभ्यास कर रहा है तो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो क्या है, हमारे यहाँ अलग अलग जो है वो दिया गया है। अलग अलग उम्र में अलग अलग नैतिक आचरण की बात की गई है। और है ना,
इसका अगर पालन कोई नहीं करता है तो उसे अनैतिक माना जाएगा। ये अपने आप में ध्यान रखने लायक है। तो ये दूसरा आपने देखा, हमने दो पहलू को देखा। एक तो सबसे पहले हमने ये देखा वर्ण धर्म के बारे में बात किया, दूसरा हमने अभी आश्रम धर्म के बारे में बात किया, और जो तीसरा पहलू है इसका वो है सामान्य धर्म। सामान्य धर्म, ठीक है। सामान्य धर्म क्या है, ठीक है, हमें ध्यान देना है। देखिए, सामान्य धर्म का जो केंद्र है ये शुभता से संबंधित है। इसका जो निचोड़ है ये गुडनेस है, गॉड या गुडनेस की अवधारणा में, ठीक है, शुभता। गॉड को केंद्र में रखते हुए हम अगर कोई भी आचरण या व्यवहार करते हैं, कोई भी ह्यूमन एक्शन करते हैं, क्या है, कोई भी आचरण, व्यवहार, विचार या भावना, अगर हम इसका निर्माण करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, शुभता के आधार पर है तो ये नैतिक होगा। अगर आपको याद हो तो हमने पहले ही बताया था कि जो नैतिकता का जो गाड़ी है एथिक्स का, वो कुछ पहिए पर घूमता है, ठीक है। 4-5 चीज़ है जिसमें शुभता इंपॉर्टेंट है, सद्गुण, शुभता, कर्तव्य, रित, ऋण, अंतरात्मा, इसी 5-6 फैक्टर्स के आधार पर इसको लेकर के चला जाता है, ठीक है। तो तभी माना जाएगा नैतिक जब गुडनेस पर आधारित हो, शुभता पर आधारित हो, ईश्वरीय तत्व इसके पीछे हो। यानी क्या आचरण होगा भाई, सत्य बोलना, चोरी ना करना, बड़ों का आदर करना, महिलाओं का इज्जत करना, इत्यादि इत्यादि, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब सामान्य धर्म, इसके लिए कोई सिद्धांत नहीं है या हम कोई खास किताब इसके लिए नहीं पढ़ रहे हैं। यह अपने आप में क्या है, यह और कुछ भी नहीं है, यह अपने आप में एक सामान्य सी अवधारणा है जो हम एक सामाजिक या पारिवारिक परिस्थिति में पाते हैं। सामान्यतः जो हम जानते हैं, जनरलाइज जो हमारा नॉलेज है, कोई हम किताब पढ़ के या कोई खास नैतिक कोई सिद्धांत का क्रियान्वयन करके हम अभ्यास करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे गर्भ से ही, माता के गर्भ से ही नैतिकता का ज्ञान शुरू हो जाता है। पिता कुछ कहते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है, ऐसी मान्यता है। माता के अप्रोच का प्रभाव पड़ता है। बच्चे का जन्म हुआ तो परिवार की भूमिका हो जाती है। एक चैप्टर भी अभी आ भी रहा है ना, कि मूल्यों को अपनाने में परिवार की क्या भूमिका है, ठीक है, और समाज की क्या भूमिका है, ठीक है, मूल्यों को अपनाने में शैक्षणिक संस्थान की क्या भूमिका है। बहुत सारे केस स्टडीज़ और ढेर सारी बातें हम लोग इसमें करेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो ये आपने देखा 3 प्रकार के जो पहलू जो हम लोग यहाँ देख रहे थे, है ना, कि किस तरीके से नैतिकता के आयाम में हम बातें करते हैं। भारतीय आधार इसका क्या है, इसको देखने का। तो हमने वर्ण धर्म के बारे में बात किया, आश्रम धर्म के बारे में बात किया और सामान्य धर्म के बारे में बात किया। ये है नैतिकता के आयाम, ठीक है। अभी बच्चों हमें ये जानना है कि क्या होता है ना, नैतिकता का निर्धारक तत्व क्या होता है, हमें ये सीखना है। नैतिकता का निर्धारक तत्व, डिटर्मिनेंट्स, निर्धारक तत्व, ये क्या होते हैं, किसके, एथिक्स के। कहने का मतलब है कि एथिक्स जो है वो किस आधार पर हम ये मानेंगे कि ये सही है, ठीक है। मतलब नैतिकता हम कब कहें कि ये ठीक बात है, सही कहा जा रहा है ना। लॉ से कहें, अंतरात्मा की आवाज़ से कहें, कैसे कहें, नैतिकता को कौन कौन सी चीज़ें तय करती हैं, हम ये देख रहे हैं।
हम एसेंस देखे हुए हैं, सार तत्व देखे हुए हैं, लेकिन निर्धारण कौन करता है अभी देखेंगे, और इसकी हम लोग बातचीत करेंगे अभी, ठीक है। और इसमें हम एक ठीक है, नैतिकता के निर्धारक तत्वों में हम बात करने वाले हैं, और हम ये देखने वाले हैं कि क्या ऐसा है जो इसको तय करता है, ठीक है। ठीक, चलिए देखते हैं कि कौन कौन से पक्ष इसको तय करते हैं। तो एक तो सबसे पहले कि आंतरिक पहलू भी इसमें शामिल है, ठीक है। आंतरिक, इंटरनल, आंतरिक कारक, और इसके निर्धारण में जो है बाहरी कारक। चलिए, कुछ मिसबिहेव कर रहा है, पहले आंतरिक देख लेते हैं, फिर हम बाहरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आंतरिक कारक में कौन कौन से पहलू हैं जो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, आंतरिक पहलू पहले देखते हैं क्या है, फिर हम बाहरी में आएंगे। जैसे ये हमारे अंदर की बातें हैं, जैसे क्या क्या इसमें शामिल होगा। सबसे पहले अंतरात्मा, अंतरात्मा, ठीक है, कॉन्शस। और क्या होगा अंतरात्मा के बाद, आंतरिक पहलू, अभिवृत्ति, एटीट्यूड, ये हो जाएगा। और क्या होगा, हमारा अवबोधन या परसेप्शन, हम क्या सोचते हैं, परसेप्शन भी होगा। अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, ये सब एक व्यक्ति के अंदर की बातें हैं, बाहरी पक्ष ये नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होगा, हमारी जो है मनोभाव, जो है इंट्यूशन, इंटेंशन, मनोभाव, मनोभाव। चिंता ना करें, मैं सभी के इंग्लिश भी अभी लिखता हूँ, 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो एक व्यक्ति के अंदर के भी कुछ कारक हैं, कुछ पहलू हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है मुस्कुराता हुआ, इसके अंदर की कुछ चीज़ें होंगी जो उसके अंदर नैतिक भावना को तय करती हैं और बताती हैं। दूसरा जो हमें ध्यान देना है, ध्यान रखना है इसमें, वो क्या है, बाहरी कारक। इसका लिस्ट बहुत ज़्यादा है। बाहरी कारक अपने आप में ढेर सारा है जो मनुष्य को नैतिक बनाने का कार्य करता है। क्या क्या है भाई, कानून है या संविधान है, ठीक है, समाज है, ठीक है, धर्म है, ठीक है, और किसी भी कार्यपालक शासनादेश, कार्यपालक आदेश को भी इसमें रखा जा सकता है। जो कार्यपालिका के द्वारा कोई ऑर्डर दिया जाता है वो है ना, न्यायपालिका,
भी इसमें शामिल होती है। ठीक है, कोई भी सिविल सोसाइटी इसमें हो सकती है। सिविल समाज इसमें हो सकता है, बाहर से, है ना, कुछ भी हो। ठीक, बाहरी कारक में परिवार भी हो जाता है, मित्र मंडली भी हो जाती है, एटसेट्रा। ये सभी लिस्ट है। अब देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें सीखना क्या है। ऐसा नहीं कि आप परिवार, समाज, संविधान इन सब के बारे में नहीं जानते थे और आपने कोई नई बात यहाँ सीख ली, ऐसा नहीं है, है ना। और कभी भी आप ये मान के चलिए कि ऐसा कभी नहीं पूछेंगे कि इन्यूमरेट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, है ना, नैतिकता के निर्धारक तत्वों का वर्णन करें और अपना घर बसा लें या इतना नंबर पाएं, ऐसे कोई प्रश्न नहीं पूछने वाले। ठीक है, आपसे कुछ केस स्टडी में जरूरत पड़ेगा कि दोनों में किसका पलड़ा भारी है। जैसे हमने आपको कहा ना कि ये एक साहब हैं, ये मिस्टर एक्स जो आपको देख रहे हैं, ठीक है, इन पर जो है आंतरिक कारक का प्रभाव अधिक पड़ता है या बाहरी कारक का, हमें ये सीखना है। इस बात का हमें एक अनुमान लगाना है। ठीक है, तो एक डायरी में हम देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति पर, किसी इंडिविजुअल पर, ये मिस्टर एक्स हैं, इन पर बाहरी चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा या आंतरिक पड़ेगा। इनको हमें क्या करना है, लक्ष्य हमारा क्या है, इनको नैतिक बनाना। तो इन पर प्रभावित कौन करेगा इनको, है ना, कौन कौन से कारक हैं जो इन्हें प्रभावित कर सकते हैं, वो मतलब बाहर वाले या अंदर वाले। तो इन पर नैतिक बनाने के लिए जो इनके आंतरिक कारक हैं, आंतरिक कारकों की भूमिका अधिक होती है, अधिक होती है। ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों अधिक होता है। और बाहरी कारकों की भूमिका, बाहरी कारकों की भूमिका ये क्या होगी, ये कम होगी। ठीक है, ऐसा क्यों है कि आंतरिक कारक अधिक बड़ी भूमिकाएं निभाते हैं, हमें ये सीखना है। ठीक है, ऐसा बच्चों इसलिए होता है क्योंकि बाहरी कारक, वापस आकर के देखें, ठीक है, जैसे लॉ, कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, समाज, धर्म, कार्यपालक शासनादेश, न्यायपालिका, सिविल सोसाइटी, फैमिली एटसेट्रा, मित्र मंडली एटसेट्रा एटसेट्रा, ये तो सबके लिए एक जैसे है ना। ये तो एक वातावरण का निर्माण करते हैं और सभी के लिए ही ऐसा कर रहे होते हैं, एक दूसरे के लिए अलग अलग तो नहीं करते। लेकिन ये क्या है, ये सबके लिए करते हैं, इनका जो प्रभाव है ये सभी के लिए। ठीक है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। ठीक है, ये सबके लिए है, लेकिन इनकी जो भूमिका है वो एक ही इंडिविजुअल के लिए होगी, एक व्यक्ति के ये आंतरिक पहलू को दर्शा रहे होते हैं। क्यों में, क्योंकि इसका संबंध व्यक्ति के अंदर से है, उस इंडिविजुअलिटी को टच करता है, व्यक्तिवाद से संबंधित है, वो सामाजिक रूप से एक वातावरण बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने बात देखा कि ये जो है सभी के लिए एक तरह से क्या करते हैं, एक माहौल बनाने का कार्य करते हैं, और ये हैं व्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं।
और नैतिकता के लिए व्यक्ति के आचरण को सुधारना जरूरी है। इस मिस्टर एक्स के आचरण को सुधारना जरूरी है। समाज तो अधिकतम बड़े अर्थों में नैतिक होता ही है। नैतिकता की क्या परिभाषा है? किसी व्यक्ति के आचरण में सही और गलत का निर्धारण जब सामाजिक मानकों से बनने वाले सिद्धांतों के आधार पर किया जाए तो इसे एथिक्स कहते हैं। ठीक है, ये अपने आप में ध्यान रखने लायक है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सा विषय है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देखा। अभी जो आंतरिक पहलू हैं, ये सब अंतरात्मा, कंसस, अभिवृत्ति, अंतर्ज्ञान, अवबोधन, मनोभाव, इन सब में थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा। ये सब क्या है कि ये सब चैप्टर कहीं ना कहीं हमें पढ़ना है। जैसे लॉ के बारे में पढ़ना है आगे, तो वहाँ पर बात करेंगे डिटेल से। परिवार की भूमिका, समाज की भूमिका, ये सब पढ़ना है हमें। ठीक है, तो इनकी चर्चा वहाँ होगी। और गवर्नेंस में सिविल सोसाइटीज़ वगैरह पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन ये जो आंतरिक पहलू है ना, ये अंतर्ज्ञान, अंतरात्मा, इनके शब्दों की क्लैरिटी नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल होगा। और कई बार एथिक्स में छोटे छोटे जो टॉपिक है उनको भी लिखने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए दे देते हैं। 5 शब्द लिख देंगे, कंसस, इंट्यूशन, ये सब लिख देंगे और आपको बोलेंगे स्पष्ट करें। ठीक है, या क्राइसिस ऑफ कंसस लिख देंगे, अंतरात्मा की दुविधा, और उस पर बोलेंगे कि आप इसको स्पष्ट करें, इस पे बताएं। ठीक है, तो यहाँ कुछ बातें हम लोग थोड़ा सा जान जाएं तो बेहतर होगा। इस पर आते हैं और ये जो जितने पहलू थे ऐसे, इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, और वो इस तरीके से देखेंगे। आंतरिक जो पहलू है, आंतरिक पक्ष, एक एक करके आते हैं। जैसे एक शब्द आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसका नाम है अंतरात्मा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया है, फैक्टर्स ऑफ एथिक्स वाले चैप्टर में आपको बताया है। ठीक है, ब्रीफ में बात कर देते हैं। ये क्या है? ये एक तरह की भावना है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कब होगी? जब तर्क समाप्त होने लगे, तर्क की समाप्ति होने लगे। ठीक है, या मानव और नैतिक कार्य करने हेतु जब बढ़ता है तब इसकी उत्पत्ति होती है। ये सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि इसका संबंध सद्गुण या आदर्शों से, मूल्यों से भी है। आदर्श, ठीक है, इसका संबंध मूल्यों से भी, ये आप जान गए। ठीक है, और सुकरात जैसे थ्योरिस्ट के द्वारा काफ़ी इस पर महत्व दिया गया था, इस पर बल दिया गया था। इन तमाम बातों को हम लोग पहले भी देखे हुए हैं, इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, आंतरिक पहलू में एक जो दूसरा पक्ष था, ठीक है, इसी तरह से मेल खाता हुआ, जैसे अंतरात्मा से ओवरलैप करता हुआ एक शब्द आपने लिखा था, अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान का इंग्लिश होता है इंट्यूशन। इंट्यूशन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम, है ना, कंसस। इंट्यूशन क्या है? हमें भविष्य के प्रति कुछ आभास होना, जो हमारे अनुभवों पर आधारित होता है। कई लोगों में इंट्यूशन बहुत होता है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि महिलाओं का जो माइंड है, ब्रेन है, वो थोड़ा सा इंट्यूटिव माइंड होता है। महिलाओं का ब्रेन थोड़ा ज़्यादा, आप ऐसा कह सकते हैं कि ज़्यादा इंटेलिजेंस उनमें पाया जाता है, क्योंकि इन अर्थों में राइट ब्रेन स्ट्रैटेजी उनमें अच्छी होती है। 6 सेंस, 6.5 सेंस, अधिक लॉजिक होना, अधिक रेशनैलिटी का पाया जाना, ऐसा साइंस कहता है कि उनमें होता है। किसकी क्या भावना है, आंखों में देख करके ही महिलाएं जल्दी जान जाती हैं, ये सभी पाया जाता है। ठीक है, तो अंतर्ज्ञान जो है, इसका क्या है? भविष्य का पूर्वानुमान। ठीक है, स्पेकुलेशन और एंटिसिपेशन ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, प्रायर रिवोल्यूशन ऑफ द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, पहले ही बताना।
लगना कि मैं एग्जाम में पास करने वाला हूँ, है ना। लेकिन कई लोगों का माइंड मत करिएगा, कई लोगों में इंट्यूशन फॉल्स भी होता है, ठीक है। कई लोगों में इमोशंस इतने ज़्यादा होते हैं कि उन्हें इंट्यूशन सुनाई नहीं देता, इंट्यूशन समझ में नहीं आता कि ये क्या है। जैसे कुछ लोग पिछले बार फेल किए होंगे, इस बार भी वो फेल करने जा रहे हैं, लेकिन उनको लगेगा कि वो पास कर जाएंगे लेकिन अगर अपनी भावनाओं पे नियंत्रण करें तो ठीक हो जाएगा। जैसे कैसे होगा ये, पिछले बार मैं नहीं पढ़ा था और मैं फेल कर गया था, इस बार भी मैं नहीं पढ़ा हूं तो मैं क्या करूंगा, आप बता दीजिए, आपको पता चल गया कि क्या होने वाला है। लेकिन होता क्या है कि हम अपने ईगो के वजह से, एंड आई नो ऑल द थिंग्स, कुछ लोगों में ऐसी भावनाएं होती है ना, इमोशन से दब जाता है, तो फिर पता नहीं चलता कि क्या होने वाला है एग्जैक्टली। भविष्य के बारे में पूर्वानुमान सही हमारा नहीं हो पाता, आकलन सही नहीं हो पाता है। तो इसका संबंध जो है ना अनुभव से है। अनुभव कौन सा, कार्यस्थल का नहीं, अनुभव जीवन का, है ना। आपको एक चैप्टर सिलेबस में दिया गया है ना कि एक्सपीरियंसेस या लेसन्स फ्रॉम लाइफ्स, जीवन के अनुभव। जैसे कब कोई सपोर्ट करता है, कब कोई सहयोग नहीं करता है, अहंकार के बारे में, ईर्ष्या के बारे में, कई सारी बातें हम यहाँ देखते हैं, अनुभव, ठीक है। तीसरा जो है यहाँ हम ध्यान रखेंगे, इंट्यूशन की उत्पत्ति जो है तर्क शक्ति से होती है। तर्क शक्ति या विवेक शक्ति इसको कहते हैं, विवेक शक्ति, है ना, या इसे हम रेशनैलिटी कहते हैं। रेशनैलिटी क्या होता है ये ध्यान देना है। रेशनैलिटी इज व्हाट, ऐसा कोई भी चीज, है ना, रेशनैलिटी या तर्क शक्ति ये क्या होता है, ऐसा कोई भी चीज जो क्या हो, जो तार्किक हो, लॉजिकल हो। कोई भी चीज तार्किक है ये हमें कब पता चलेगा, जैसे हमारे दक्षिणी मस्तिष्क में हाँ कुछ स्ट्रैटेजी दी गई है, कुछ कहा गया है, दक्षिणी मस्तिष्क को कुछ कह के बताया गया है, ठीक है। जैसे अगर ये कहा जाए आपको कि रात में 12 बजे एक ही पैर पे खड़े हो जाना, इसी बार आईएएस बन जाओगे, या लाल कपड़ा हाथ में ले लेना और उल्टे लटक जाना, या 4 अगरबत्ती ले लेना हाथ में, तो आपकी दक्षिणी मस्तिष्क में कुछ हरकत नहीं होगी। लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि क्वेश्चन बैंक देखो, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखो, उनका पैटर्न क्या है, सिलेबस को देखो और उसके बाद तैयारी करो, ठीक है, और उतना ही चीज पढ़ो जितना रिक्वायर्ड है। अगर कोई ऐसा कहता है तो दक्षिणी मस्तिष्क में लगेगा कि भाई तार्किक है। तो तार्किक कैसे है, ये हमारे राइट ब्रेन को लगना चाहिए, और अनुभव के आधार पर यह कहा जाए कि वह सही है, उसे सत्यापित किया जा सके। ये 3 बात, ऐसा कोई भी कार्य, गतिविधि, ह्यूमन एक्शन जो तार्किक हो, जो हमारे दक्षिणी मस्तिष्क को सही लग रहा हो, अनुभव के आधार पर उसे सही सत्यापित किया जा सके, इसे क्या कहते हैं, इसे रेशनैलिटी या विवेकशीलता कहते हैं। क्लियर है? तो इंट्यूशन में ये सारी बातें समाहित होती हैं, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों हमें एक और शब्द हमने देखे थे, अभिवृत्ति। हालांकि अभिवृत्ति हमें पढ़ना है आगे, मैं यहाँ पर बस थोड़ा सा बात कर दूंगा ताकि आपकी अभी की जो शुरुआती एक आपका जो आकांक्षा है या आपकी क्यूरियोसिटी जो है वो शांत हो जाए। अभिवृत्ति क्या है? एक व्यक्ति का एक दी गई परिस्थिति में एक मानसिक स्थिति है। इट्स ए स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड, है ना, एक तरह की मानसिक दशा, ठीक है। और इसका जो संबंध है ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स से है, पसंद
नापसंद, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इसी से इसका संबंध है। ये एक तरह का अनुक्रिया है, रिस्पॉन्स यहां से किया जाता है। ठीक है, एटीट्यूड इज नथिंग बट ए टेंडेंसी टू रिएक्ट और रिस्पॉन्स टुवर्ड्स अदर पर्सन, अदर इंडिविजुअल एंड अदर आर्टिकल्स एंड समथिंग एल्स, है ना। तो क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, इसी को हम अभिवृत्ति कहते हैं। अब किसी व्यक्ति में अभिवृत्ति मोरल हो सकती है, इमोरल भी हो सकती है, यानी ये नैतिक भी होगी एटीट्यूड, और एटीट्यूड अनैतिक भी हो सकता है। यही नैतिकता का निर्धारक भी है। जैसे कुछ व्यक्ति ऐसा हो सकते हैं जिनको कि रिश्वत लेना, फूफू कंपनी, ये सब गड़बड़ सड़बड़ बिहेव करना इत्यादि इत्यादि, यही उनको पसंद ही है। और कुछ ऐसे हो सकते हैं कि नहीं, वो कर्तव्यनिष्ठ होंगे, ढंग से काम करेंगे, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है, इत्यादि इत्यादि। उनकी जो धारणाएं होंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी, वो एथिकल बिहेवियर को पसंद करेंगे। तो मनुष्य के निर्धारण में इसकी बड़ी भूमिका होती है, ठीक है, एटीट्यूड की बड़ी भूमिका होती है। तो आंतरिक पक्ष में क्या क्या चीज़ शामिल था हम जरा देख लें। हाँ, अभी आ जाइए। हमने अंतरात्मा के बारे में बात की, एटीट्यूड भी देख लिया, अंतर्ज्ञान देख लिया। हाँ, दो रह गया है, एक है अवबोधन और दूसरा है मनोभाव। ठीक है, अवबोधन। अवबोधन का क्या होगा हिंदी, इंग्लिश? परसेप्शन। परसेप्शन जो है बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है। जीवन के जितने विवाद हैं वो सभी परसेप्शन के वजह से ही होते हैं, और सुकरात ने इस पर बड़ा ध्यान दिया था, ठीक है, और ये कहा था कि परसेप्शन से बहुत गड़बड़ होता है। जैसे ग्रीस में उनके ज़माने में 470 बीसी से 399 बीसी के बीच में सुकरात का जीवन काल रहा। उन्होंने ग्रीस में, यूनान में देखा कि युवा जो है भटके हुए थे, राजा भोग विलास में लिप्त था, युवा महिलाओं को भोग्या समझते थे, भोग विलास में लिप्त थे। क्यों? क्योंकि उनका परसेप्शन बना हुआ था। उस समय पाइथागोरस की फिलॉसफी थी, या भौतिक दर्शन का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, जिसमें ये कहा जाता था कि नारी जो है भोग की विषय वस्तु है। मनुष्य को चालाक बनने का ही बात सिखाया जाता था कि मनुष्य को चालाक बनना चाहिए, है ना, मतलब कुछ स्वार्थी बनना चाहिए, यही अच्छा होता है। और इंडिविजुअल जो है, व्यक्ति, वही नैतिकता का मानकीकरण कर सकता है। मतलब आपने जो परिभाषा पढ़ी है, उस परिभाषा की उल्टी परिभाषा उस समय लोगों को बताई जाती थी। क्या पढ़ी है आपने परिभाषा? किसी व्यक्ति के आचरण में सामाजिक मानकों से बनने वाले सिद्धांत के आधार पर सही गलत का निर्धारण क्या कहलाता है? एथिक्स कहलाता है। लेकिन वहाँ पर व्यक्ति को ही नैतिकता का निर्धारक माना जाता था। ऐसी धारणाएं या ऐसी परसेप्शन बनी हुई थी। तो इसका संबंध जो है एक क्या है? धारणा से है। धारणा, इसका संबंध एक तरह से पूर्वाग्रह से है। इसका संबंध एक निश्चित विचार से है, ठीक है। इसमें बहुत सच्चाई नहीं होती है, परसेप्शन से बहुत दिक्कत होता है। जैसे मंथरा की संकल्पना लिया। मंथरा, कैकई को जाकर मंथरा ने कह दिया कि देखो भाई, भरत चले गए हैं ननिहाल, और राजा जो है बना दिया जाएगा राम को, और तुम फिर नौकरानी हो जाओगे, ठीक है। कैकई को लगा कि हाँ, ये तो हो सकता है, ठीक है, किसी के कहने पे ही हो गया। तो एक तरह से क्या है? पूर्वाग्रह है, प्रीजुडिस है, एक फिक्स्ड आइडिया है, सोचा नहीं, स्पष्टता पर नहीं चले। और ये क्यों कहा होगा मंथरा ने? उसको अपना करियर खतरे में लगा होगा कि ये बन जाएंगी तो हमारे जैसे नौकरानी का क्या होगा, हमारा करियर बर्बाद होगा, और पूरा घर बिगड़ गया। यानी परसेप्शन से अनैतिक हम लोग होते हैं, ठीक है। तो परसेप्शन के अलावा इसके स्थान पर सुकरात ने ये कहा कि हमें आइडिया पर चलना चाहिए।
आइडिया मतलब प्रत्यय। अब सुकरात पढ़ेंगे तो ये प्रत्यय की विचारधारा को आगे बताएंगे डिटेल से, ठीक है। सुकरात ने इस पर बल दिया है, सोक्रेटिस, ठीक है। इस तरह की विचारधारा पर इन्होंने बल दिया है, जिस पर हम लोग आगे बातचीत करेंगे, ठीक है। अब सवाल उठता है कि क्या परसेप्शन भी नैतिक बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अब हमारा ये निश्चित विचार वाली बात करें, ये कैसे बनेगा? जैसे वातावरण में हम रहेंगे, जैसे वातावरण में हम होंगे, जैसे मान लीजिए कि हम एक ऐसे परिवार में हैं जहाँ सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, ऐसे ही सत्यनिष्ठा है ना, समयबद्धता, बड़ों का आदर करना, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, रेस्पेक्ट फॉर लेबरर्स, ऐसे सद्गुण और वर्चूज पर चला जाता है, काम किया जाता है, तो परसेप्शन क्या बन जाएगा? अच्छा हो जाएगा, हम भोले भाले हो जाएंगे, है ना। और जीवन में कोई भी मिलेगा उस पर विश्वास कर लेंगे, लेकिन उससे मुश्किलें भी बढ़ेंगी, हाँ, हमें कोई ना कोई परेशान भी ऐसा कर देगा, चैलेंजेस भी इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कहानी है परसेप्शन की, अवबोधन की। इससे बेटर होता है कि हम आइडियाज पर चले। आइडिया क्या है मैं ब्रीफ में अभी बताता हूँ, सुकरात की बातें आगे करेंगे। किसी भी कार्य, गतिविधि या विचारधारा में जो उसके गुण हैं, उसके सभी गुण अवेलेबल होने चाहिए, और ये हमें अपने बुद्धि के प्रयोग से देखने हैं, और इसमें अंतरात्मा की आवाज़ और अंतरात्मा की आंखों का भी हमें सहारा लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए त्रिभुज का प्रत्यय, अब अगर कोई कह दे गोल कुछ बना करके कि ये त्रिभुज है, तो हम नहीं मान सकते, है ना। अगर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर क्या है, ये कहा जा रहा है कि त्रिभुज, त्रिभुज यानी तीन भुजाएं इसमें होनी चाहिए। तो जब तक तीन भुजा हमें नहीं दिखेगी तो हम त्रिभुज नहीं मानेंगे, ठीक है। तो बुद्धि, दिमाग इसलिए लगाना चाहिए। आपको भी तैयारी में दिमाग लगा के काम करना चाहिए। क्वेश्चन क्या आएगा, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वरना पढ़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा है ना समय चला जाएगा और हम पूरी तैयारी कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, ठीक है। तो और एक क्या रह गया है, मनोभाव, है ना। चलिए उस पे आ जाते हैं, ठीक है। एक और शब्द है, उसको देखिए, मनोभाव, ठीक है। मनोभाव का जो हिंदी होगा ये होगा इंटेंशन, इंटेंशन, ठीक है। और ये बड़ा अजीब सा, हाँ, और इम्पॉर्टेंट जो है ये चीज होता है, ठीक है। देखिए भाई, इंटेंशन जो होगा उसमें किन चीज़ों पे हमें काम करना होगा, या क्या होता है, इंटेंशन का यूज़ क्या है, ठीक है। कोई भी मनुष्य जो है व्यवहार करता है ना, मनुष्य का जो व्यवहार है, ध्यान दीजिएगा, व्यवहार, इसके पीछे, इसके नीचे बहुत कुछ शामिल होता है। इसके नीचे बहुत कुछ क्या क्या होता है। व्यवहार कोई करता है तो उसके पीछे है एटीट्यूड, अभिवृत्ति भी है। अभिवृत्ति क्या है? पसंद नापसंद। हमें जो चीज़ पसंद है उसके आधार पर हम कोई बिहेव करते हैं। व्यवहार के पीछे अभिप्रेरणा भी है। अभिप्रेरणा क्या है? मनुष्य के अंदर कुछ इच्छाएं हैं, वह उन इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है, और इस इच्छा पूर्ति की प्रक्रिया में उसके द्वारा कोई ना कोई व्यवहार किया जाता है, ठीक है। मनुष्य कुछ जो व्यवहार करता है वो उसके निर्णय निर्माण के वजह से भी होता है। वो कैसा डिसीजन मेकर है, इसके आधार पर भी व्यवहार होता है। इतना ही नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर कोई व्यवहार करता है तो संचार कैसा किया है, कम्युनिकेशन का पैटर्न कैसा है, संचार
किस तरह का करता है, ये भी देखने लायक बात है। यानी मनोविज्ञान की बहुत सारी चीज़ें मनुष्य के व्यवहार के पीछे काम करती हैं, ठीक है, बिहेवियर के पीछे काम करती है। लेकिन एक ऐसा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट्स है ना, जो व्यवहार को बल देता है। मतलब मनुष्य के व्यवहार के पीछे कई सारे घटक हैं, एक फैक्टर है जो सबसे क्लोज है, ठीक है, सबसे क्लोज। तो वो क्या है? उसका नाम है इंटेंशन, है ना। अभिवृत्ति, पसंद नापसंद, पसंद होते हुए भी हो सकता है व्यवहार ना करे, लेकिन अगर इंटेंशन हो गया ना, मनोभाव हो गया ना, तो करेगा, ठीक है। क्योंकि ये एक तरह का इमोशन है, एक तरह की भावना है, इमोशन। और ये जो इमोशंस होते हैं, भावनाएं जो होती हैं, इनमें ड्राइवर्स लगे होते हैं। ये ड्राइवर्स हैं, ये काम करवाते हैं। जैसे कंप्यूटर में कुछ होता है ना, तो ड्राइवर्स वहाँ पे होते हैं कुछ सॉफ्टवेयर चलाने के लिए। तो जैसे आप सब लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो आप में कुछ ड्राइवर्स है। मैं ये आपके व्यक्तित्व के बारे में, मैं तो कैमरे से बात कर रहा हूँ, कैमरे के थ्रू आपसे बात हो रही है मेरी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आप सब बड़े लोग हैं। अब नाक वाले लोग हैं, नाक तो सबको है, कहने का मतलब आप में थोड़ा सा एक ग्रेविटी है। आपको एक पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, पैसा चाहिए नो डाउट, लेकिन आपको पद चाहिए, इज्जत चाहिए, सामाजिक मान्यता चाहिए। यू नीड रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, एडवांसमेंट। आप इस तरह के लोग हो, है ना। तो ये समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ऐसी भावना होगी, तभी इतना मेहनत कर रहे होगे, लॉकडाउन में भी पढ़ रहे हो, कोरोना काल में भी लगे हुए हो, इतने मेहनती हो, और ये सारी चीज़ें आपकी हो रही हैं, ठीक है। तो क्या है? इंटेंशन इज वेरी क्लोज टू द, है ना, बिहेवियर, या ऐसा कह सकते हैं इंटेंशन इज द प्री टेक ऑफ कंडीशन ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। ये किसी भी मानवीय व्यवहार के ठीक पीछे वाला मनोवैज्ञानिक फिनोमेना होता है। और अगर इंटेंशन ही किसी व्यक्ति का नैतिक बन जाए तो नैतिक व्यवहार ही करेगा, और इंटेंशन ही किसी व्यक्ति का अनैतिक हो जाए तो अनैतिक ही करेगा। अब ये भी क्या होता है? ये भी नैतिक अनैतिक हो सकता है जी, ये भी नैतिक होगा और ये अनैतिक होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में न्याय देने में हमेशा इंटेंशन को ही ध्यान में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए एक्स और वाई, दो लोगों में झगड़ा हो गया, बहुत विवाद हुआ, एक्स बहुत गुस्से में था वाई पर, तब तक जेड आया और एक हाथ में एक चाकू पकड़ा दिया। देखो ना ये क्या चीज है, तो क्या है, गुस्से में था ही, उसने, एक्स ने वाई को चाकू मार दिया और डेथ हो गया। असली मर्डरर कौन है? जेड। जेड का इंटेंशन खराब था, जेड में अनैतिक भावनाएं थीं और वो मारना चाहता था वाई को, एक्स तो माध्यम बना। अब जब कोर्ट में मामला जाएगा तो चूंकि जिसने अपने हाथ से चाकू मारा उसको सजा तो मिलेगी, लेकिन ज़्यादा सजा किसको मिलेगी? जेड को, जिसका इंटेंशन खराब था, जिसकी भावनाएं बहुत गड़बड़ थी, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये देखा कि नैतिकता के निर्धारण में कौन कौन से तत्व काम करते हैं। तो हमने देखा कि ये जो आंतरिक पक्ष है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसकी भूमिका अधिक होती है, जिसमें कंसायंस, एटीट्यूड, परसेप्शन, इंटेंशन एंड इंट्यूशन ये सब शामिल होता है, ठीक है। बाहरी कारक ये तो सबके लिए एक जैसा माहौल, ये एक वातावरण का निर्माण करते हैं, एक सामाजिक वातावरण, सामाजिक वातावरण का निर्माण करते हैं। लेकिन ज़्यादा प्रभाव जो है वो इसी का होता है, जो आंतरिक पहलू है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि डिटर्मिनेंट्स क्या है, आयाम का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो मूल्य वाला चैप्टर है उसमें हम लोग जाएंगे।
फिर जो अप्लाइड एथिक्स के मुद्दे हैं बहुत सारे, उन सबको डिस्कस करेंगे, और फिर लोक निजी भागीदारी में नैतिकता के मुद्दे क्या हैं उसको देखेंगे, और फिर मोरल थिंकर्स में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।